नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक यूरोप में एक भविष्य वक्ता थी, जिनको बाबा वेंगा के नाम से जाना जाता था। बाबा वेंगा नास्ट्रेडमस के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बहुत फेमस जो है भविष्य वक्ता रही हैं। बहुत सारी इन्होंने भविष्यवाणियां की हैं। बहुत सारी भविष्यवाणियां इनकी सच भी साबित हुई हैं। अभी कुछ सालों पहले ही इनकी डेथ हुई है। बाबा वेंगा ने एक बार कहा था कि सन 2025 में यूरोप जो है वो तबाह होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो डिक्लाइन और फॉल ऑफ यूरोप है वो 2025 से शुरू होगा और अगले 25 से 50 साल के अंदर वो फॉल उसका हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले जनसंख्या कम होती जाएगी, उसके बाद चीजें खराब होती चली जाएंगी। अगर हम अभी देखें इसराइल ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि ये एक स्टार्ट ऑफ डिक्लाइन है यूरोप का? यूरोप जो है धीरे धीरे कोलैप्स होने जाएगा। अब इसको थोड़ा गहराई में समझेंगे, क्योंकि कल ही इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है। कुछ चीजें वहां समझते हुए एक तार जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जो बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है, क्या वो भविष्य में सच हो सकती है, नहीं हो सकती है। थोड़ा समझते हैं इस बात को। यहां पर देखते हैं चीज को। देखिए, 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने एयर स्ट्राइक की इसराइल के ऊपर। और कहते हैं कुछ जो चीजें, जो एयर डोम जो था उनका, आयरन डोम इसराइल का, वो बहुत सारे उसने रॉकेट्स रोके, लेकिन बहुत सारे रॉकेट्स और रोक नहीं भी पाया। और वो जाकर टेल अवीव यानी कि जो राजधानी है इसराइल की, वहां पर जाकर गिरे। कुछ लोग हताहत हुए, ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई। इसराइल जो था वो हिजबुल्ला और हमास को लगातार टारगेट कर रहा था। हमास की तो पूरी की पूरी लीडरशिप ही खत्म कर दी है इसराइल ने। हिजबुल्ला के भी टॉप जो लीडर था उसको खत्म किया। उसके बाद जो दोबारा आया उसको भी खत्म कर दिया। काफी लीडर जो है, यहाँ तक कि जो कि 7 अक्टूबर 2023 का मास्टरमाइंड था सिनवारी, उसे भी खत्म कर दिया। और ये जो थे, ये इसराइल के प्रॉक्सी थे। यानी प्रॉक्सी मतलब होता है कि फ्रिंज एलिमेंट है जिसको ईरान ने ही बनाया था। चाहे वो यमन के हूती हो, चाहे वो आपके सीरिया में बैठे हुए हिजबुल्ला, लेबनान में बैठे हुए हिजबुल्ला हो, चाहे आपके आपके फिलिस्तीन के जो हमास हो, ये एक तरह से फंडेड बाई ईरान थे। अब ईरान का क्या गेम, क्या ईरान क्या था कि किसी तरह से वो मुस्लिम वर्ल्ड का एक लीडर बन सके, और जो इसराइल से टक्कर बगायदा लेगा वही मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाएगा। ऐसा कहा था, और भी कारण है लेकिन एक मेन कारण ये माना जाता है। अब इसराइल ने कहा था कि हम, जब 1 अक्टूबर का इंसिडेंस हुआ था, जब ईरान ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, तो इसराइल ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे, लेकिन हम अपनी शर्तों में लेंगे, जब वक्त आएगा तो हम ले लेंगे। इस बीच में 15, 20, 25 दिन निकल गए। इसराइल ने कुछ नहीं किया ईरान के ऊपर, लेकिन लगातार ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल भेजता रहा, क्योंकि लगभग 2000 किलोमीटर का फासला है ईरान और इसराइल के अंदर, तो बैलिस्टिक मिसाइल ही अटैक होते थे। कल रात को इसराइल ने ईरान को लपेटे में ले लिया। इसराइल के लगभग 150 फाइटर प्लेन जो हैं वो ईरान में चले अटैक किया, और सरफेस टू एयर टू सरफेस मिसाइल, यानी कि जहाजों के माध्यम से जो मिसाइल हैं वो ईरान पे अटैक हुए। 3 प्रोविंसेस के अंदर, 3 जगहों के अंदर जो खास जगह थी वहां पर अटैक होते हैं, जिसमें अभी तक की जो खबर आ रही है ईरान की तरफ से, लगभग 10 या 12 लोग जो है मारे गए हैं। ये जो साइट्स थी, ये साइट्स थी, कहते हैं मिलिट्री बेस थी, यानी कि बहुत ही प्रिसाइज अटैक किया गया, मिलिट्री बेसों पे किया गया। अब इसराइल ने सिर्फ मिलिट्री बेस को ही टारगेट क्यों किया? क्यों नहीं बिल्कुल वो जिस तरह से ईरान ने अटैक किया वैसा क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे 1-2 कारण है, समझ लेते हैं उसको। पहला कारण तो देखिए ये है कि अमेरिका जो है उसका रोल यहां पे आता है। अमेरिका ने पहले ही इसराइल से बोल दिया, देखो भाई ऐसा है कि तुम 2 काम नहीं करोगे। पहला काम तो नहीं करोगे, तुम न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है ईरान की, उसको तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे, उसको तुम नहीं खराब करोगे। अब ऐसा माना जाता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड है। ठीक है, माना कि अंडरग्राउंड है, सही है, लेकिन जो ऑपरेशन होता है, जैसे कंप्यूटर जहां रखे जाते हैं, वो तो ऊपर होता है, वो बहुत अंदर नहीं होता है। तो इसराइल के लिए उनको डैमेज करना, अगर मान लो 100% नहीं भी कर पाते हैं, वैसे 100% हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे सकते हैं? जिस तरह से बंकर ब्लास्ट बम होते हैं, जो बंकर है, बंकर को तोड़ देने वाले बम भी जो है इसराइल के पास है, बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं।
वो हिजबुल्लाह के जो लीडर है वो जानते हैं इस बात को कि बंकर बना के रह रहे थे और जब बम फटा तो अंदर जमीन तक उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। वही अमेरिका ने जब हूती पे अटैक किया था, हूतियों पर यानी कि यमन के अंदर, वहां पर भी बंकर बम फोड़े गए थे। तो बंकर बम बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो बम इजराइल के पास है। तो ये कहना कि इजराइल कर नहीं सकता, ये नहीं पॉसिबल, वो तो कर सकता आराम से। लेकिन अमेरिका ने उसको रोक लिया, कहता तुम नहीं करो क्योंकि बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि रशिया उधर से अटैक, रशिया जो है वो उससे पहले बोल देता कि तुम न्यूक्लियर फैसिलिटी खराब नहीं करोगे उसके साथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बोला कि तुम जो है जो ऑयल रिफाइनरी है यानी जो तेल है उन पे अटैक नहीं करोगे, जो गैस और तेल का जो फैसिलिटी है वहां पे अटैक नहीं करोगे। अब देखिए ऐसी कंट्रियां जो कि गैस और ऑयल पे डिपेंड होती हैं उन्हें हराना आसान हो जाता है। कैसे हराना आसान होता है? क्योंकि जो ये रिफाइनरीज होती हैं गैस की, तेल की, ये ओपन फील्ड होती है, ओपन होती है। भाई ठीक है, आप न्यूक्लियर फैसिलिटी तो नीचे नीचे कर सकते हो, लेकिन जो गैस है, एयर है, ये तो ऑयल फील्ड या गैस फील्ड तो ओपन में ही है, ठीक है। आप भले ही वहां पर जो है एयरक्राफ्ट जो कहते हैं ना बम जो लगा कुछ जहाज दुश्मनों को आए तो आप उसको एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा सकते हो या जो भी इस तरह की फैसिलिटी कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर एक आधा बम भी गिर गया, एक आधा बम भी गिर गया तो नुकसान हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी तेल और गैस ज्वलनशील है। एक बम गिरेगा तो आधा काम तो खुद ही कर लेते हैं लोग। तो ऐसे कंट्रियों को हराना आसान काम है। लेकिन अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका ने कहा कि ऐसा है, तुम गैस को भी तंग नहीं करोगे और ऑयल को भी कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, दुनिया के अंदर ऑयल क्राइसिस हो जाएगी, और ऑयल क्राइसिस हुई तो फिर अमेरिका को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहां पर मैटर अलग चला जाता है। यूरोप जो है, अब बात यूरोप जो है वो ऑलरेडी इस बात पे बहुत प्रॉब्लम में है, क्योंकि उसके पास गैस और ऑयल की सप्लाई थोड़ी कम चल रही है। यूरोप जो है दुखी है यूक्रेन और रशिया के वॉर से। यूक्रेन और रशिया के वॉर में जिस तरह से उनको सप्लाई, जो गैस सप्लाई मिल रही थी रशिया से, क्योंकि देखिए यूरोप जो है, खासकर वेस्टर्न यूरोप जो है ठंडा इलाका है, वहां पर लगातार गैस की सप्लाई चाहिए कि उनका घर जो है गर्म रह सके। अब तुमने लड़ लिया इजराइल रशिया से, इजराइल ने वहां पर तुम्हें बंद कर दिया गैस सप्लाई। जो तेल है वो भी इंडिया जैसे कंट्री खरीद के लेकर आई, उन्होंने रिफाइन किया और तुम्हें जब दिया तब जाके तुम्हारा घर चले। अब ऑलरेडी एक जगह से सप्लाई बंद हो चुकी है, और अगर यहाँ जो इजराइल और ईरान का युद्ध होता है, बड़े लेवल पे होता है, तो यहां पर समझो कि ऑयल क्राइसिस और गैस क्राइसिस कितनी ज्यादा हो जाएगी। और जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत है, हालात सही नहीं है। यूरोप ऑलरेडी कोलैप्स कर रहा है और यूरोप की हालत बहुत खराब है। अब इस बात से अंदाजा लगाइए यूरोप की हालत का कि अगले साल ग्लासगो के अंदर 1-2 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम है, वो कॉमनवेल्थ गेम्स ही करा पा रहे हैं। उन्होंने सारे गेम्स कैंसिल कर दिया। लगभग 19-20 गेम होते हैं, अलग अलग शूटिंग है, कुश्ती है, तो उनके पास फंड की इतनी कमी है, उन्हें कहा कि हम बस छोटा मोटा करा के छोड़ देंगे। ये हालत यूरोप की है, ये हालत इंग्लैंड की है, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइम पर इजराइल और ईरान की लड़ाई होती है, बड़ी होती है, तो दिक्कत आएगी यूरोप को, और फिर फॉल ऑफ डिक्लाइन ऑफ यूरोप स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां पर एक बात और बोली, इजराइल ने जब अटैक किया ईरान के ऊपर तो बोला कैसा है, जो तुमने करा था 1 तारीख को, हमने उसका बदला ले लिया है, अब हिसाब बराबर है, अब तुम मत करना। अगर तुम अब करोगे, फिर से करोगे, तो मामला बढ़ जाएगा। उधर अमेरिका ने भी ईरान को बोला कि देखो भाई, तुमने जो किया अब उन्होंने तुम्हारे पर कर दिया, अब हिसाब बराबर हो गई, अब तुम मत कर देना, नहीं तो अगर तुम अब करोगे तो फिर हम, यानी यूएस जो है वो इजराइल का सपोर्ट करेगा। अब वैसे इजराइल सबका सपोर्ट करता ही है अमेरिका, ठीक है। अभी जो अटैक हुआ ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर, तो उसमें जो आपका एयर जो डोम सिस्टम जो फ्लॉप हो गया, सो कॉल्ड, अगर नॉट 100% तो ठीक ठाक सा फ्लॉप हुआ है। नेतन्याहू के घर के ऊपर ही ड्रोन अटैक हो गया था कि, तो ये एग्जांपल इस बात का। तो अमेरिका का जो थार्ड है, ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड जो है, बहुत कहते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड है, वो ऑलरेडी वहां पर इजराइल में प्लांटेड है, वहां वो ऑलरेडी अमेरिकन के सोल्जर्स वहां प्लांटेड है। तो अमेरिका तो इजराइल सपोर्ट कर ही रहा है इसके अंदर, ठीक है। अभी 10 दिन के बाद चुनाव भी होने वाले हैं, तो इस बात को लेकर और भी सरगर्मी, थोड़ा सा मैटर वहां पर फंसा हुआ है। अब ईरान ने क्या बोला है? ईरान ने कहा ऐसा है भाई, हम तो बदला लेंगे, हम तो बदला लेंगे। और आप देखिए कि हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी तेल अवीव पे अटैक करना शुरू कर दिया, अपने ड्रोन अटैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ईरान शायद चुप ना बैठे, और अगर ईरान चुप ना बैठा, हिजबुल्लाह चुप ना बैठा, इजराइल को मजबूरी में अटैक करना पड़ेगा। और फिर जब फिर ये चीजें एक्सकेलेट करती हैं, तो फिर आपका यूरोप की दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। अब ये चीजें भविष्य में क्या रूप लेंगी, किस तरह का लेंगी, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब भविष्य में क्या आएगा तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए जो खबरें थी उसको मैंने एनालिसिस कर दिया है।
उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही है।